हाँ जी बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिवीजन स्टार्ट किया था। इसमें हम लोगों ने सेक्शन 231 तक कंप्लीट कर लिया था। उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन 232। 232 इसमें दे रखा है। अच्छा, टॉपिक आपको याद हो तो राइट ऑफ थर्ड पार्टी। टॉपिक क्या था? राइट ऑफ थर्ड पार्टी, जिसमें हमने फर्स्ट किया था अनडिस्क्लोज्ड एजेंट। एजेंट ने बताया नहीं कि वो प्रिंसिपल के लिए क्या करता है, काम करता है। अगर एजेंट बता देता कि वो प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है तो आउटसाइडर क्या करता, थर्ड पार्टी क्या करता? कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता ही नहीं। अगर बता दिया होता तो। लेकिन अब तो एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो क्या थर्ड पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन कर सकता है? यस, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है बेटा? रिजाइन कर सकता है। सेकंड नंबर, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एजेंट सपोज टू बी प्रिंसिपल। सपोज टू बी प्रिंसिपल। एग्जाम्पल दे रखा, पढ़ना बेटा। ए जो 50,000 मांगता है किसे? बी से। ए ओव्स का मतलब क्या होता है? मांगता है या चुकाने हैं? बोलो बेटा। चुकाने हैं। टू बी, टू का मतलब बी को चुकाने। मतलब कि ए के लिए क्या है बेटा? लाइबिलिटी है। ए के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। अब देखो, इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझना। मैं हूं मनीष खत्री, तुम हो मिस्टर ए। मैं मिस्टर ए से कितने रुपए मांगता हूं? मान लो 5,000 मांगता हूं। किसे मांगता हूं? फ्रॉम मिस्टर ए से मांगता हूं कितने रुपए? 5,000। अच्छा, जो ये ए है ना, बहुत गंदा आदमी है, मुझे मेरे 5,000 दे नहीं रहा। मैंने सोचा कि क्यों ना इस बंदे से कुछ माल खरीद लेता हूँ, ताकि पैसा क्या करवा लूंगा? सेट ऑफ करवा लूंगा। तो मैंने इसको ऑर्डर दे दिया, कितने का? 5,000 का ऑर्डर दे दिया। क्या सोचा था मैंने? कि 5,000 रुपए का मैं इससे माल उठा लूंगा तो मेरा पैसा क्या हो जाएगा? सेट ऑफ हो जाएगा। और मुझे तो यही लग रहा था कि मिस्टर ए ही इस दुकान के क्या है? ऑनर है। समझ गए? अब प्रॉब्लम क्या हो गई, जब मैंने इससे माल खरीदा तो बिल मिला होगा। बिल पे कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ था, कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा था कि इस दुकान का ऑनर ए है या कोई और है। बिल पे ऑनर का नाम ही नहीं लिखा था। ऑनर का नेम लिखा हुआ नहीं था। अगर ऑनर का नाम लिखा होता तो क्या होता? मुझे ध्यान लग जाता कि ए ऑनर नहीं है, ए किसी और का क्या है? एजेंट है। मुझे बिल में कहीं पे भी ऑनर का नाम नहीं दिखा। ए ने भी मुझे नहीं बताया कभी भी कि वो किसी और के लिए क्या करता है? काम करता है। मुझे कभी भी इस बात का डाउट नहीं हुआ कि ए ऑनर है या एजेंट है। मुझे हमेशा ही क्या लगा था? ए क्या है? इस दुकान का ऑनर है। मुझे कभी भी डाउट नहीं हुआ था कि ये क्या है? एजेंट है किसी और का। मुझे ऐसा कभी भी संदेह, डाउट नहीं हुआ। मैंने इसको 5,000 का ऑर्डर दे दिया। अब ए ने मुझे बोला सर पेमेंट करवा दो। मैंने कहा पेमेंट तो एडजस्ट हो गया ना, मैं तेरे से 5,000 मांगता था, अब मैंने तेरे से 5,000 का माल खरीद लिया तो 5,000 रुपये क्या हो गए? एडजस्ट। अब वो मुझे पता क्या बोलता है? सर पहले बोलना था ना सर, मैं तो एजेंट हूँ। मैंने किसका? कि सर मैं तो एजेंट हूँ मिस्टर एम का। अब मुझे क्या पता तू मिस्टर एम का एजेंट है? तूने कभी बताया? नो। बिल पे कहीं लिखा हुआ है? नो। तो बताओ, मैं अब ये पैसा 5,000 रुपये एडजस्ट कर सकता हूँ या मिस्टर एम जो दुकान के ऑनर है, मैं कहता हूँ रियल में मिस्टर एम ऑनर है, बताइए मिस्टर एम मुझे एडजस्ट करने देगा या ये 5,000 का जो मैंने गुड्स वहां से परचेज किया है उसका मुझे कैश पेमेंट करना पड़ेगा? मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर आप एजेंट थे तो आपको पहले बताना चाहिए था। अगर आप एजेंट थे तो बिल में ऑनर का नाम लिखा होना चाहिए था। यहाँ पर मिस्टर ए को ही ऑनर मान लिया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ थर्ड पार्टी, फॉर द पर्पज ऑफ थर्ड पार्टी। तो लॉ क्या कहता है बेटा? एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। व्हेन एजेंट अपने प्रिंसिपल का नाम डिस्क्लोज नहीं करता है और आउटसाइडर को किसी भी तरीके से कोई भी टाइप का संदेह, डाउट नहीं क्रिएट होता है, तो ध्यान रखना जो आउटसाइडर है वो अपना सेट ऑफ किसके थ्रू करवा सकता है? एजेंट के थ्रू करवा सकता है। भले ही एजेंट बाद में क्या बोले, मैं दुकान का ऑनर नहीं हूं। आप एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या कहता है? ए इज एक्टिंग एज एजेंट फॉर सी। ए तो बोलता है मैं तो सी का एजेंट हूं, बट ना तो बी को इस बात का नॉलेज था,
ना उसको किसी भी प्रकार से कोई रीजनेबल ग्राउंड पर कोई भी प्रकार का क्या हुआ था बेटा, डाउट सस्पिशियन हुआ था, तो यहाँ लॉ क्या कहता है, सी कैन नॉट कंपेल बी टू टेक राइस विदाउट अलाउिंग हिम टू सेट ऑफ, मतलब के ए जो है ना सेट ऑफ कर सकता है, आउटसाइडर उसको ऐसा करने से रोक नहीं सकता। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आया था कि एजेंट ने, अनडिस्क्लोज एजेंट, लेकिन एक बात बताओ ये भी तो वैसा ही लग रहा है ना अनडिस्क्लोज, बी नंबर केस में नहीं लग रहा 232 में, ये भी क्या है, एजेंट ही है, अनडिस्क्लोज एजेंट है। लेकिन ए में मतलब 231 में लिखा गया था कि एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया प्रिंसिपल के बिहाफ पर, अगर मुझे पता होता कि इसका प्रिंसिपल कौन है तो मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होता, लेकिन अब तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन कर सकता हूँ। वहां रिजाइन करने का राइट था और यहाँ पर किस चीज का राइट है, एनफोर्स करने का। किस चीज का, एनफोर्स करने का, क्योंकि मुझे नहीं पता तुम किसी के एजेंट हो, ना तुमने मुझे कभी बताया, ना मुझे कभी भी ऐसा रीजनेबल ग्राउंड पे सस्पिशन हुआ, तो मैं यही मान के चलूंगा जो एजेंट है वो ही क्या है, ऑनर, सपोज टू बी प्रिंसिपल, मतलब एजेंट को ही यहाँ क्या मान लिया जाएगा, प्रिंसिपल मान लिया जाएगा। और द पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है, ऑप्शन टू थर्ड पार्टी। आज एक बात बताइए, मैं आपके साथ डील करता हूं लेकिन आप डायरेक्ट नहीं आते हो, बीच में कौन आता है, आपका एजेंट, मतलब कि मैंने डील किसके साथ किया है, एजेंट के साथ, लेकिन एजेंट ने मेरा नुकसान करवा दिया, तो क्या मैं पैसा एजेंट से मांगूंगा या प्रिंसिपल से, नो डाउट प्रिंसिपल से ही क्लेम करूंगा। लेकिन आपको याद है कल हमने कुछ पॉइंट्स किए थे, याद है, या तो आपका प्रिंसिपल कहाँ रहता है, फॉरेन में, याद आए 5 पॉइंट, बताओ इन 5 पॉइंट में मैं पैसा किससे मांगूंगा, एजेंट से, एजेंट से ही मांगना पड़ेगा या मैं प्रिंसिपल से भी क्लेम कर सकता हूँ, बताओ गधों, क्या एजेंट से ही मांगना पड़ेगा या प्रिंसिपल से भी क्लेम कर सकता हूँ। मैं इन 500 पॉइंट के अंदर एजेंट से भी मांग सकता हूँ, चाहूँ तो प्रिंसिपल से भी क्लेम कर सकता हूँ। तो क्या कहता है, राइट ऑफ पर्सन डीलिंग विद एजेंट पर्सनली लाइबल, समझ गए, पर्सनल लाइबल के 5 पॉइंट निकल के आए थे। उन 5 पॉइंट के अंदर मेरे पास में राइट है कि मैं चाहूँ तो प्रिंसिपल पे और मैं चाहूँ तो किस पे, एजेंट पे क्या कर सकता हूँ, केस कर सकता हूँ, और चाहूँ तो दोनों पे, दोनों पे केस कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा केवल कहाँ होता है, उन 5 पॉइंट में होता है, अदरवाइज आप केवल किस पे केस कर सकते हो, प्रिंसिपल पे। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि हम एजेंट पे ही केस करेंगे, तो फिर एजेंट पे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था हम केवल प्रिंसिपल पे केस करेंगे, तो केवल प्रिंसिपल पे केस कर सकते हो। नेक्स्ट आइए, consequence of inducing agent or principal to act on belief that principal or agent will be held exclusively liable, मतलब क्या है, मैंने एजेंट को इस बात का इंड्यूस करवा दिया था कि मैं प्रिंसिपल पे ही केस करूंगा, तो क्या बाद में एजेंट पे केस कर सकता हूँ, नो। अगर मैंने प्रिंसिपल को ये इंड्यूस करवा दिया था कि मैं केवल एजेंट पे केस करूंगा, तो क्या मैं बाद में प्रिंसिपल पे केस कर सकता हूँ, इसका जवाब भी क्या है बेटा, नो। अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपने साफ साफ बोल दिया था कि मैं एजेंट पे केस करूंगा, तो अब केवल किस पे केस करोगे, एजेंट पे। आपने कॉन्ट्रैक्ट में कहा था कि केवल किस पे केस करोगे, प्रिंसिपल पे, तो अब केवल किस पे केस कर सकते हो आप, प्रिंसिपल पे केस कर सकते हो, कॉन्ट्रा पार्टी पे केस नहीं कर सकते। गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है कौन सा, रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी। रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी, रिवोक करने का मतलब होता है जो मेरा एजेंट है उसको जो मैंने अथॉरिटीज क्या की थी डेलीगेट, क्या मैं उन अथॉरिटी को रिवोक कर सकता हूँ, छीन सकता हूँ, ये उसका टॉपिक है। क्या रिवोक किया जा सकता है, यस रिवोक किया जा सकता है, बट इसके कुछ क्या है, रूल्स हैं, क्या है बेटा, कुछ रूल्स हैं। पहला रूल क्या कहता है, रिवोकेशन, एन एजेंट में बी टर्मिनेटेड बाय प्रिंसिपल रिवोकिंग द अथॉरिटी ऑफ एजेंट। मैं क्या कर सकता हूँ, एजेंट की अथॉरिटी को जब चाहूँ क्या कर सकता हूँ, रिवोक। प्रिंसिपल में रिवोक अथॉरिटी गिवन टू एजेंट एट एनी टाइम बिफोर द अथॉरिटी हैज बीन एक्सरसाइज हैज टू बाइंड द प्रिंसिपल। क्या मतलब हुआ, अगर एक बार आपने अथॉरिटी क्या कर ली, यूज कर ली, और प्रिंसिपल उस काम के लिए क्या हो गया, बाइंड हो गया, अब रिवोकेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब सिंपल सी भाषा बोलो, रिवोकेशन फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए हो सकता है या पास्ट ट्रांजेक्शन के लिए, केवल और केवल फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए रिवोक कर सकते हो। जो हो चुका है उसको अब रिवोक किया नहीं जा सकता, उसके लिए प्रिंसिपल ही लायबल माना जाएगा। लेकिन एक बात सुनना मेरी,
समझना मेरी बात, मैं आपको क्या कह रहा हूं। मैं हूं मनीष खत्री, तुम हो मेरे कौन, एजेंट। तुमने सप्लायर से क्या कर लिया, गुड्स परचेज कर लिया। जब आपने गुड्स परचेज किया तो बेटा क्या बना होगा, उसका एक बिल बना होगा, नहीं बना होगा बेटा। बिल में पता है नेम ऑफ बायर क्या लिखा है, नेम ऑफ बायर क्या लिखा गया है, मनीष खत्री। अच्छा, माल खरीदा किसने था, एजेंट ने। बिल में नाम किसका लिखा गया है, बायर का, मनीष खत्री का। बताओ अगर मैं उस एजेंट की अथॉरिटी रिवोक कर दूं तो एजेंट को कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एजेंट ने काम किया ही किसके नाम से है, प्रिंसिपल के नाम से। अगर मैं उसकी अथॉरिटी रिवोक भी कर दूं तो ना तो एजेंट को फर्क पड़ेगा ना थर्ड पार्टी को फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर बायर का नाम यहाँ पर किसका लिखा होता, एजेंट का नाम जो था, मान लो एजेंट था कौन, मिस्टर ए, और यहाँ पर सोच के देखो बायर का नाम किसका लिखा होता, मिस्टर ए लिखा होता, तो अगर अब मैं अथॉरिटी रिवोक करता हूं, मैं कहता हूं कि अब मैं एजेंट के काम के लिए लायबल नहीं हूं, तो ये लाइबिलिटी किसके ऊपर आ जाएगी फिर, बिल पे किसका नाम है, अरे बिल पे किसका नाम लिखा गया है, मिस्टर ए का। बिल पे नाम किसका लिखा गया है, मिस्टर ए का। मिस्टर ए कौन है, एजेंट। अगर अब मैं अथॉरिटी रिवोक करता हूं तो लायबल कौन हो जाएगा, एजेंट। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर अब आप अथॉरिटी क्या करते हो, रिवोक करते हो, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि एजेंट फंस जाएगा। समझ गए बात। अगर यहाँ बिल पे नाम किसका लिखा होता, प्रिंसिपल का, तो अगर आप वहां पर अथॉरिटी रिवोक भी कर देते हो तो एजेंट को फर्क नहीं पड़ेगा, ना आउटसाइडर को फर्क पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिल पे नाम मिस्टर ए का है, तो मिस्टर ए ही लाइबल है। अथॉरिटी रिवोक करो तो भी कोई इशू नहीं है, ना आउटसाइडर को इशू है ना कोई एजेंट को इशू है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पर नेम ऑफ बायर लिख दिया था किसका, एजेंट का, तो जब तक ये पेमेंट नहीं हो जाता है, जब तक सेलर को उसका पैसा नहीं मिल जाता है, तब तक ये अथॉरिटी रिवोक नहीं हो सकती। ये हो गया पास्ट ट्रांजेक्शन। कौन सा हो गया, पास्ट। लेकिन अगर यहाँ पर नाम किसका होता, प्रिंसिपल का ही होता, तो रिवोक किया जा सकता है, क्योंकि उससे ना तो आउटसाइडर को लॉस होगा ना उससे कोई एजेंट को लॉस होगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर प्री मैच्योर टर्मिनेशन किया गया है, मतलब कि एजेंट की अथॉरिटी को प्री मैच्योर किया गया है, रिवोक किया गया है, और उससे अगर एजेंट को कोई नुकसान होता है तो प्रिंसिपल उसको क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। क्या करेगा बेटा, कंपनसेट। लेकिन ध्यान रखना, एजेंट की अथॉरिटी हमने क्यों रिवोक की थी, क्योंकि एजेंट ने अपनी अथॉरिटी को मिसयूज किया था। क्या किया था, मिसयूज। जैसे कि समझना, मैंने आपको 5 ईयर के लिए पूरे राजस्थान का एजेंट बना दिया कि आज से पूरे राजस्थान में तुम एजेंट हो हमारे, तुम हमारे नाम से क्या करो, काम करो। सोच के देखो, तुम मेरे नाम से कोई इलीगल काम कर रहे हो, तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारी अथॉरिटी एजेंसी रिवोक कर दूंगा, नहीं कर दूंगा। तुम बोलोगे नहीं सर 5 साल के लाइसेंस दिया था, आपने समय से पहले रिवोक कर दिया, हमें कंपनसेट करो। तो मैं आपको कंपनसेट नहीं करूंगा, क्योंकि गलती तुम्हारी है। लेकिन तुमने कुछ गलत ही नहीं किया हो और मैं आपकी एजेंसी रिवोक कर दूं, तो देन आप मुझसे कंपनसेशन मांग सकते हो। तो सर करना क्या है, करना ये है, अगर आपको लगता है कि एजेंट आपका अपनी जो अथॉरिटी है उसको क्या कर रहा है, मिस यूज कर रहा है, तो उसकी अथॉरिटी को रिवोक करने से पहले आप उसको क्या दे दो बेटा, एक नोटिस दे दो। क्या दे दो, नोटिस। आप उसको नोटिस दो और बताओ क्यों तुम उसकी अथॉरिटी को रिवोक करना चाहते हो। पहले आप बताओ कि तुम उसकी अथॉरिटी को रिवोक क्यों करना चाहते हो। अगर उसके पास में कोई वैलिड रीजन होगा, उसके पास अगर क्या होगा बेटा, कोई वैलिड रीजन होगा तो बता देगा, नहीं होगा तो क्या होगा, मैं उसकी अथॉरिटी रिवोक कर दूंगा, ना वो मुझसे कंपनसेशन मांग पाएगा ना बात। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बिना नोटिस दिए अगर आपने एजेंसी को रिवोक किया है तो वहां पर गलती हमेशा प्रिंसिपल की ही मानी जाएगी। गलती किसकी मान जाएगी बेटा, प्रिंसिपल की। अगर आपने बिना नोटिस दिए क्या कर दिया, रिवोक कर दिया, तो व्हाट द पॉइंट। अच्छा, एक बात बताओ, समझ तो लो। अगर मैंने आपको एजेंट बनाया है, मान लो मेरा बिजनेस है डोमिनोज, मैंने आपको डोमिनोज का क्या बना दिया, एजेंट बना दिया। अब तुम डोमिनोज में कचौड़ी समोसे बेच रहे हो और मुझे ध्यान लग गया, तो मैं क्या करूंगा, सीधा रिवोक कर दूंगा या पहले नोटिस दूंगा, नोटिस दूंगा। मैं आपको सबूत दूंगा कि तुमने गलत किया है। तुम्हारे पास कुछ होगा प्रूव करने के लिए, नहीं। मैं तुम्हारी अथॉरिटी क्या कर दूंगा, रिवोक 5 साल से पहले ही कर दूंगा। तुम मेरे से कंपनसेशन भी मांग नहीं पाओगे। लेकिन मुझे पता है तुमने गलत किया है,
और बिना नोटिस दिए मैंने अगर एजेंसी रिवोक कर दी तो तुम मुझसे डैमेज कंपनसेशन मांग सकते हो। तो नोटिस देना क्या है, कंपलसरी। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें एजेंट बनाया है और मैं तुम्हारी अथॉरिटी छीनता हूं तो उसको हम बोलते हैं रिवोकेशन, और तुम खुद अपनी अथॉरिटी को सरेंडर कर देते हो तो उसे बोलते हैं रिनंसिएशन। क्या बोलते हैं, रिनंसिएशन। ध्यान रखना, एजेंट भी अगर अपनी अथॉरिटी खुद छोड़ता है तो वो पहले प्रिंसिपल को क्या देगा, नोटिस। प्रिंसिपल को बताएगा कि प्रिंसिपल ने क्या गलती की है जिसलिए एजेंट क्या कर रहा है, अथॉरिटी को छोड़ रहा है। और यहाँ पर एक बात बताओ, अथॉरिटी तुम छोड़ रहे हो, अथॉरिटी कौन छोड़ रहा है, तुम छोड़ रहे हो। तो प्रिंसिपल बोलेगा नहीं मैंने तुम्हें 5 साल के एजेंट बनाया है, तुम छोड़ क्यों रहे हो, तुम्हारी एजेंसी छोड़ने से मुझे लॉस हो रहा है। तो बताइए, एजेंट ने बिना नोटिस दिए छोड़ दिया तो कौन पैसा मांगेगा, प्रिंसिपल। किससे, एजेंट से। लेकिन एजेंट ने रीजनेबल नोटिस दिया था, रीजन बताया था, और समय से पहले अपनी अथॉरिटी छोड़ देता है, तो क्या प्रिंसिपल उससे कोई डैमेज मांग पाएगा, नहीं मांग पाएगा। समझ में आ गई बात। सी नंबर पॉइंट कहता है कि जिस दिन आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, कंप्लीट, उस दिन वो अथॉरिटी क्या होगी बेटा, अपने आप टर्मिनेट मान ली जाएगी। क्या होगा बेटा, एजेंसी अपने आप क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। टर्मिनेट में खत्म हो जाएगी जिस दिन वो बिजनेस क्या हो जाएगा, कंप्लीट। या डेथ और इंसैनिटी, किसका डेथ, या प्रिंसिपल मर गया या एजेंट मर गया, या इंसैनिटी पागल हो गया प्रिंसिपल हो गया या एजेंट हो गया, तो मान लिया जाएगा कि वो अथॉरिटी क्या हो गई है, रिवोक हो गई है। क्या हो गई है, रिवोक। इसमें कोई कंपनसेशन, कोई डैमेज देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गॉट द पॉइंट। और लास्ट क्या बोलता है, सॉरी, प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट हो गया तो प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट हो गया तो एजेंट की जो अथॉरिटी थी वो सारी क्या हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी। या अगर मैंने आपको अथॉरिटी दी थी 2 साल के लिए तो, और 2 साल कंप्लीट हो गए तो भी अथॉरिटी क्या मान ली जाएगी, खत्म मान ली जाएगी। लेकिन कई केसेस ऐसे होते हैं जहां पर एजेंसी क्या होती है, इरिवोकेबल। इरिवोकेबल का मतलब होता है जहां पर आपने एजेंसी दी है तो आप वो एजेंसी उससे छीन नहीं सकते। इरिवोकेबल कब होता है, समझना मेरी बात। मिस्टर ए है जो मेरा क्रेडिटर है, कितने का है, क्रेडिटर है 50 लाख का। मिस्टर ए मेरे से कितने मांगता है, 50 लाख, मेरे पास में नहीं है। मैंने उसको बोल दिया कि देखो भैया मेरे पास में एक लैंड है, क्या है, लैंड है, उसकी अप्रोक्स वैल्यू 60 लाख टू 70 लाख है, ये आप बेच दो, अपने 50 लाख काट लेना, अपना कमीशन जो बनता है वो भी काट लेना, बाकी पैसा जो बच जाए आप मुझे दे देना। समझ गए बात। तो मैंने आपको वो लैंड बेचने के लिए क्या बना दिया, एजेंट। बताइए, अगर वो लैंड अभी तक बिकी नहीं है, क्या उससे पहले मैं उस एजेंट की अथॉरिटी रिवोक कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एजेंट जो है वो खुद इसमें क्या है, इंटरेस्ट है, क्या उसका इसमें इंटरेस्ट, किस बात का इंटरेस्ट, क्योंकि वो मुझसे कितने मांगता है, 50 लाख। इस प्रॉपर्टी में, इस एजेंसी में एजेंट का खुद का क्या है, इंटरेस्ट है। ये वाली एजेंसी कभी भी रिवोक की नहीं जा सकती, ये वाली एजेंसी कभी भी रिवोक नहीं हो सकती है। और नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, सेक्शन 208, व्हेन, क्या देखा है, टर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी टेक इफेक्ट। अगर एक बार मैंने एजेंट की अथॉरिटी छीन ली और उसके बाद अगर एजेंट मेरे नाम से काम करता है तो क्या मैं लायबल हूं या नहीं हूं। मुद्दा यह है कि आउटसाइडर को पता है या नहीं पता है। अगर मैंने एजेंट की अथॉरिटी छीन ली लेकिन आउटसाइडर को पता नहीं है और एजेंट मेरे नाम से काम करेगा तो मैं लायबल हूं या नहीं हूं, यस अभी भी मैं क्या माना जाऊंगा, लायबल। लेकिन अगर मैंने आउटसाइडर को बता दिया था कि भाई साहब मैंने एजेंट की अथॉरिटी क्या कर दी है, रिवोक कर ली है, उसके बाद भी आउटसाइडर एजेंट के साथ काम करता है तो मैं लायबल माना नहीं जाऊंगा। तो मुद्दा यह है कि केवल एजेंट की अथॉरिटी छीनने से अथॉरिटी रिवोक हो जाती है या आउटसाइडर को भी आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना आउटसाइडर को कंपलसरी है। लेकिन एक बात बताओ, एजेंट के अंडर में होते हैं सब एजेंट, क्या होते हैं एजेंट के अंडर में क्या होते हैं, सब एजेंट होते हैं। और अगर मैंने एजेंट से ही अथॉरिटी छीन ली तो सब एजेंट का क्या होगा, तो सब एजेंट की अथॉरिटीज भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, सब एजेंट भी खत्म मान लिए जाएंगे, आज से वो मेरे सब एजेंट नहीं है। बात समझ आ गई। और एक यहाँ छोटा सा सेक्शन दे रखा है 209, क्या दे रखा है, 209। अब मेरी बात समझना, एक है प्रिंसिपल, एक है कौन, एजेंट।
प्रिंसिपल की हो गई डेथ, एजेंट के पास प्रिंसिपल के पड़े हैं गुड्स, प्रिंसिपल का पड़ा है पैसा, उसके पास पड़े हैं मान लो 30 लाख रुपीस। अब प्रिंसिपल की डेथ हो गई, प्रिंसिपल की डेथ होने के बाद में कौन आएगा, उसका एलआर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो बताओ जब एलआर एजेंट को पूछेगा कि भैया आपके पास में पापा के कितने रुपए पड़े हैं, आप क्या बोलोगे, 30 लाख, या आप ये बोलोगे कि 3 लाख, 3 बोलोगे या 30 बोलोगे, उसको क्या पता, उसको एलआर को क्या पता कि आपके पास 30 लाख है या 3 लाख है, उसको क्या पता। तो क्या कहता है कानून, जब भी क्या होता है, आपकी अथॉरिटी क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, क्यों हो जाए, क्योंकि प्रिंसिपल की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो ये क्या कहता है, एजेंट की ड्यूटी क्या है, एजेंट की ड्यूटी है कि सॉरी गलत जगह आ गया था, ये 209, व्हेन एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है बाय प्रिंसिपल डाइंग, या प्रिंसिपल क्या हो गया, अनसाउंड माइंड, एजेंट इज बाउंड टू टेक on behalf of the representative of the late principal all reasonable step to protect and preservation of the interest entrusted to him। जो भरोसा आप पे जताया गया था, entrusted का मतलब जो भरोसा आप पे दिया गया था, आपको वो भरोसा कायम रखना है, लेकिन प्रिंसिपल के लिए नहीं, तो अब उसके एलआर के लिए। तो प्रिंसिपल ने आपको 30 लाख रुपए दे रखे थे, तो आप एलआर को बता देना कि तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, 30 लाख से, लेकिन आप उसको 3 लाख बोलते हो तो ये माना जाएगा कि एजेंट ने फ्रॉड किया है। क्या किया है, फ्रॉड किया है, और फ्रॉड का केस कौन करेगा, एलआर, किसके ऊपर, एजेंट के ऊपर। बात समझ आ गई। तो यहाँ पर तुम्हारा ये यूनिट जो था वो हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग किस पे बेटा, नेक्स्ट यूनिट पे। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट नंबर 7, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। इंडेमनिटी एंड गारंटी, बताओ बेटा इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है। इंडेमनिटी की जो एग्जैक्ट डिक्शनरी वर्ड है उसका मतलब तो ये है, टू मेक गुड द लॉस, किसी के नुकसान की क्या करना, भरपाई, किसी को लॉस से क्या करना, प्रोटेक्ट करना, किसी को लॉस से क्या करना, प्रोटेक्ट करना, उसको हम बोलते हैं इंडेमनिटी। किसी के भी नुकसान को कंपनसेट कर देना क्या कहलाता है, इंडेमनिटी। लेकिन इंडेमनिटी की जो डेफिनेशन है वो बहुत प्यारी है। सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, a contract by which one party promised to save the another from loss। देखो मेरी बात समझना, मैं अपने हाउस का कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूं, तुम मेरे पड़ोसी हो, तुमने मुझे बोला कि खत्री जी अगर आप अपने मकान का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, अगर हमारे मकान को कुछ भी डैमेज हुआ तो, मैंने कहा मैं आपको कंपनसेट कर दूंगा, मैं आपको क्या कर दूंगा, कंपनसेट। किसने प्रॉमिस किया, मैंने ना। तो क्या कहता है, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिस टू सेव द अनदर फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर हिमसेल्फ। और तुम मेरे पास में आए, तुमने कहा कि सर मुझे अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना है, मेरा काम ही इंश्योरेंस का है, इंश्योरेंस कंपनी है मेरी। तुमने मुझे बोला कि सर गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना है, मैं क्या कर दूंगा, मैंने तुम्हारी गाड़ी का इंश्योरेंस कर दिया, और कोई दूसरा बंदा आके तुम्हारी गाड़ी को डैमेज पहुंचा गया तो क्या मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो क्या लिखा है, और बाय द कंडक्ट ऑफ अदर पर्सन, मतलब के इंडेमनिटी में कौन कौन से आते हैं, इंडेमनिटी में क्या क्या आते हैं, इंडेमनिटी में दो चीजें आती है, अगर मेरी गलती से तुम्हें नुकसान हो गया तो मैं आपको कंपनसेट कर दूंगा, किसी थर्ड पार्टी की गलती से आपको नुकसान हो गया तो मैं आपको कंपनसेशन कर दूंगा, कंपनसेट कर दूंगा। ये क्या है, इंडेमनिटी है, क्षतिपूर्ति। बात समझ में आ गई। तो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट बेटा किस कैटेगरी में आते हैं, इंडेमनिटी कैटेगरी में आते हैं। या मैं आपको बोलता हूँ कि सर मैं आपकी गाड़ी लेके जा रहा हूँ, कि मैं आपकी गाड़ी लेके जा रहा हूँ और बाई चांस गाड़ी में कोई भी प्रकार का डैमेज हो गया ऑन द वे, तो मैं आपको क्या कर दूंगा, कंपनसेशन, क्या कर दूंगा, कंपनसेशन। तो ये क्या है, इंडेमनिटी। तो इंश्योरेंस भी इंडेमनिटी का पार्ट है, और जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडेमनिटी के, सर मुझे आपका मोबाइल चाहिए, मोबाइल ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, टूट गया तो सर मैं आपको कंपनसेट कर दूंगा, तो ये भी क्या है, इंडेमनिटी, जिसमें हम क्या कहते हैं, बाय द कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर हिमसेल्फ। तो प्रॉमिसर वाला केस तो कौन सा हो गया, जैसे तुम मेरा मोबाइल लेके जा रहे हो, कार लेके जा रहे हो, मैं अपने मकान का कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूँ, तो ये तो बाय द कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर हिमसेल्फ है।
और इंश्योरेंस वाले केस में क्या हो गया, कंडक्ट ऑफ अदर पर्सन हो गया। इंश्योरेंस करने वाले को या कहते हैं ना इंडेमनिटी देने वाले को क्या बोलते हैं, इंडेमनिटी फायर, और जिसको इंडेमनिटी मिला है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी में दोनों केस कवर होते हैं, बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ और कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। लेकिन एक बात बताओ, तुम मेरे पास में आके इंश्योरेंस करवाते हो अपनी गाड़ी का, बाय चांस फ्लड आ जाता है, क्या आ जाता है, फ्लड, बाढ़, बाढ़ में वो गाड़ी बह जाए, तूफान में गाड़ी टूट जाए, तो बताओ मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगा या नहीं करूंगा। यहाँ पर तो क्या लिखा है, प्रोमिसर हिमसेल्फ या एनी अदर पर्सन, वो तो तूफान में खराब हुआ है, बाढ़ में खराब हुआ है, ये तो क्या है, नेचुरल क्लैमिटीज है। क्या नेचुरल क्लैमिटी सेक्शन 124 में कवर है क्या, कहीं लिखा है नेचुरल क्लैमिटी, नहीं लिखा गया। नेचुरल क्लैमिटी का कंपनसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो क्या कहता है, लॉस ओकेजन बाय एक्सीडेंट नॉट कॉज्ड बाय एनी पर्सन, या एक्ट ऑफ गॉड हो या नेचुरल इवेंट हो, वो यहाँ पर कवर्ड नहीं है। कहाँ कवर्ड नहीं है, इंडेमनिटी में कवर्ड नहीं है या सेक्शन 124 में कवर्ड नहीं है, नॉट कवर्ड इन सेक्शन 124। लेकिन कवर है या नहीं है, वैसे तो सेक्शन 124 में कवर नहीं है, लेकिन आपने OMG मूवी देखी होगी जिसका केस ये रहा, गजानन मोरेश्वर। गजानन मोरेश्वर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला इंडेमनिटी का मतलब होता है प्रॉमिस टू सेव अनदर हार्मलेस फ्रॉम द लॉस, किसी को नुकसान से बचाने का प्रॉमिस। इंग्लिश लॉ में लिखा गया है कि इंडेमनिटी का मतलब होता है किसी को नुकसान से बचाने का प्रॉमिस। यहाँ पर सारे नुकसान कवर होते हैं, इवन वो एक्ट ऑफ गॉड हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चाहे वो नेग्लिजेंस हो, लापरवाही हो किसकी, प्रॉमिस ही की, या नेचुरल क्लैमिटी हो, चाहे एक्सीडेंट हो, हर केस में 124 एप्लीकेबल होगा। सेक्शन में नहीं लिखा हुआ है बट सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है कौन सा, राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। बताओ इंडेमनिटी होल्डर कौन है, जिसने इंश्योरेंस करवाया है, जिसने इंश्योरेंस किया है, जिसने इंश्योरेंस करवाया है। अब मुझे बताओ, अगर तुमने मेरे से इंश्योरेंस करवाया है तो तुम मुझे क्या बोलोगे कि खत्री जी पेमेंट कर दो, मैं तुम्हें पेमेंट नहीं करूंगा तो तुम मेरे पे कोर्ट में केस करोगे नहीं करोगे, वकील का पैसा लगेगा नहीं लगेगा, एडवोकेट की सैलरी लगेगी नहीं लगेगी, तो तुम मेरे से क्या क्या मांगोगे, सारे डैमेजेस, सारे डैमेजेस मांगोगे। अगर मैटर कहाँ पहुंचता है, कोर्ट में, तो वहां पर कोर्ट में जितने भी क्या लगेंगे तुम्हारे एक्सपेंडिचर, वो तुम मेरे से मांगोगे। अच्छा, ड्यूरिंग द केस मैंने आपको बोल दिया कि केस विड्रॉ कर लो, बाहर सेटलमेंट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सेटलमेंट, उसको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज। अगर कॉम्प्रोमाइज किया गया है तो कॉम्प्रोमाइज में जो अमाउंट फाइनल हुआ है वो तुम मेरे से मांग सकते हो। समझ गए नहीं समझे, तो डैमेज मांग सकते हो, कोर्ट में जो पैसा लगेगा वो मांग सकते हो, जो भी सेटलमेंट का पैसा होगा कॉम्प्रोमाइज का तुम मेरे से वो मांग सकते हो। गॉट द पॉइंट। अच्छा मुझे बात बताओ, 1 अक्टूबर को लॉस हुआ, मैटर गया कोर्ट में, तुम केस जीते हो 1 जनवरी को, मैटर हुआ था 2023 में, तुम केस जीते हो 2025 को। बताइए आपको डैमेज तो मिलेगा, लेकिन ये लाइबिलिटी कब की मानी जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी पे लाइबिलिटी कब क्रिएट हुई, जिस दिन लॉस हुआ था तब क्रिएट हुई है, या जिस दिन तुम कोर्ट में केस जीतते हो तब क्रिएट हुई है। ये लाइबिलिटी कब की मानी जाएगी, बोलोगे तो, ये लाइबिलिटी मानी जाएगी जिस दिन लॉस हुआ था। सर इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे फर्क ये पड़ता है कि पेमेंट आपको डिले मिला है, क्या मिला है, डिले, और उस डिले पर आपको क्या मिलेगा बेटा, इंटरेस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा। लाइबिलिटी उस दिन मानी जाएगी जिस दिन लॉस हुआ था, उस दिन की नहीं मानी जाएगी जिस दिन क्या मिलेगा, क्लेम। कोई केस जीतोगे वो नहीं है, जिस दिन लाइबिलिटी क्या हो गई थी आपकी, समझ गए। तो क्या कहता है, लाइबिलिटी उस दिन की मानी जाएगी जिस दिन लाइबिलिटी एब्सोल्यूट हुई है और सर्टेन हुई है। गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। देखो गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, शब्दों पे जाना, किस पे आना बेटा, शब्दों पर, वर्ड सुनना। ए ने बी को दिया है क्या, लोन, तो ये हो गया क्रेडिटर,
इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डेटर। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डेटर। सी ने ए को क्या दी है? गारंटी। क्या दी है बेटा? गारंटी। गारंटी देने वाले को क्या बोलते हैं बेटा? श्योरिटी बोलते हैं। पहला क्वेश्चन, कितने कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं यहाँ पर? कितने कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं? एक कॉन्ट्रैक्ट ये रहा, किसका? ए और बी का। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसका? ए और सी का। लेकिन एक बात बताओ, अगर अगर ए ने बी को लोन दे दिया तो बताओ सी पेमेंट कब करेगा? अगर बी पेमेंट नहीं करेगा तो सी पेमेंट कर देगा, यस और नो? और अगर सी ने पेमेंट कर दिया तो क्या बाद में वो प्रिंसिपल डेटर से पैसा मांगेगा ही नहीं मांगेगा? लेकिन इन दोनों के बीच तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या हुआ बेटा? एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो दो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं एक्सप्रेस, ए और बी का, ए और सी का। अगर प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो भी वहां पर एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि अगर बी ने पेमेंट नहीं किया तो सी ए को पेमेंट करेगा, लेकिन सी बाद में वो पैसा किससे मांगेगा? बी से मांगेगा। यहाँ तो बात समझ आ गई। तो यहाँ पर कितने कॉन्ट्रैक्ट हो गए? तीन कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, दो एक्सप्रेस है और एक क्या है? इम्प्लाइड है। एक चीज और समझना। एक बात समझना, मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी को बोलते हैं कि भैया आप मिस्टर सी को लोन दे दो, मैं देता हूं आपको क्या? गारंटी। समझ गए बात? तो मिस्टर बी ने मिस्टर सी को लोन दे दिया, गारंटी किसने दी है? ए ने। अब हुआ ये कि मिस्टर बी ने सी को लोन दे दिया लेकिन सी ने रीपे नहीं किया, तो पैसा कौन लौटाएगा? मिस्टर ए। तो मिस्टर ए ने ये बोला कोर्ट में कि भाई साहब एक बात बताओ, आपका और मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये वैलिड है क्या? वो बोलता है कि बताओ यार, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन कहाँ है? मैं आपको पैसा दूंगा, बदले में तुम मुझे क्या दोगे? मैं आपको पैसा दूंगा, बदले में तुम मुझे क्या दोगे? तो भैया आपकी रिक्वेस्ट पे जो मैंने मिस्टर सी को क्या दिया था? लोन दिया था, वो मिस्टर ए के लिए क्या माना जाएगा? कंसिडरेशन। गॉट द पॉइंट? तीसरी बात और समझना, इसी एग्जांपल में बात करते हैं, समझना। मिस्टर ए ने शब्दों पे जाना, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को दे दिया गारंटी और बोला कि आप मिस्टर सी को क्या दे दो? लोन दे दो। क्या दे दो? मिस्टर सी को लोन दे दो। अब बताइए, मिस्टर बी को पैसा कौन लौटाएगा? मिस्टर सी। और मिस्टर सी ने पेमेंट नहीं किया तो मिस्टर बी पैसा किससे मांगेंगे? मिस्टर ए से, यस और नो? लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि मिस्टर बी डायरेक्ट पैसा मिस्टर ए से मांग ले? सीधा वो बोल दें मिस्टर ए को आपको ही पे करना पड़ेगा। बताइए क्या पॉसिबल है या नहीं है? बताओ बेटा, मिस्टर बी अब पैसा मिस्टर सी से मांगेगा और मिस्टर सी पेमेंट नहीं करेंगे तो मिस्टर ए पेमेंट करेगा, या मिस्टर बी डायरेक्ट मिस्टर ए से पैसा मांग सकता है? तो लॉ क्या कहता है? शब्दों पे जाना। लॉ कहता है कि मिस्टर ए ने अगर मिस्टर बी को कहा था कि भैया आप मिस्टर सी को पेमेंट कर दो, लोन दे दो, मैं देता हूँ गारंटी, मैं देता हूँ गारंटी, तो लॉ कहता है मिस्टर बी डायरेक्ट किससे पैसा मांग सकता है? मिस्टर ए से। लेकिन शब्दों पे जाना, अगर मिस्टर ए ने कहा होता कि भाई साहब आप मिस्टर सी को लोन दे दो, अगर मिस्टर सी ने पेमेंट नहीं किया तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, इन दैट केस मिस्टर बी पहले पैसा किससे मांगेगा? मिस्टर सी से। और मिस्टर सी पेमेंट नहीं करेगा तो पैसा किससे मांगेगा? मिस्टर ए से। समझ में आई बात? गधों नहीं समझ में आई? पक्का? आओ, क्या कहता है गारंटी? गारंटी में तीन लोग होते हैं, श्योरिटी, डेटर और क्रेडिटर। यहाँ पर तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, डेटर और क्रेडिटर के बीच में, क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में, और एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में, कि श्योरिटी बाद में पैसा किससे मांगेगा? प्रिंसिपल डेटर से मांगेगा। एसेंशियल फीचर ऑफ गारंटी। पहला पर्पस। पर्पस क्या था? पर्पस था किसी भी पेमेंट को सिक्योर करना, किसी भी डेट को क्या करना?
सिक्योर। गारंटी में यही होता है कि भाई साहब उस बंदे को आप उधार में माल दे दो, मैं देता हूँ गारंटी। भाई साहब आप उसको लोन दे दो, मैं देता हूँ गारंटी। यहाँ पर पर्पस केवल और केवल डेट को क्या करना था, सिक्योर करना था। कंसिडरेशन है या नहीं है? ए ने बी को बोला कि भैया मिस्टर सी को लोन दे दो, तो आपके कहने पर जब बी ने मिस्टर सी को लोन दिया, वो मिस्टर ए के लिए क्या मान लिया जाएगा, कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। सारी बातें बता चुका हूं। यहाँ कहता है कि गारंटी तब लागू होती है जब लाइबिलिटी हो, क्या हो, लाइबिलिटी हो तो गारंटी लागू होती है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझना। ए ने बी को क्या दे दिया बेटा, लोन। सी कौन है, गारंटर है, श्योरिटी है, समझ गए। लोन दिया गया था बेटा कितने टाइम के लिए, 6 मंथ के लिए। 6 मंथ खत्म हो गए, ए ने बी से पैसा मांगा नहीं। अब वो किसे मांग सकता है, सुन तो लिया करो। ए ने बी से पैसा मांगा नहीं, ए ने बी से पैसा मांगा नहीं, कितने महीना हो गया, 6 महीने हो गए। अच्छा मांग ही नहीं सकता, जब लोन ही 6 महीने गए तो 6 महीने से पहले पैसा कैसे मांगेगा, अकल तो लगाओ। जब मैं आपको 6 मंथ का लोन दे रहा हूं तो 6 महीने खत्म होने से पहले मैं आपसे पैसा किस मुंह से मांगूंगा। तो 6 महीने निकल के मैंने पैसा मांगा नहीं, तो मांग भी नहीं सकते थे भाई साहब, 6 महीने का तो लोन था। अब सुनना मेरी बात, 6 महीने तो निकल गए, ऊपर 3 साल और निकल गए, लेकिन मांगा नहीं। क्या नहीं किया बेटा, मांगा नहीं। तो बताइए ये लोन क्या हो गया, टाइम बार्ड। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, टाइम बार्ड। इसका मतलब होता है ए बी से पैसा मांग नहीं सकता, कोई टेंशन नहीं, हम अब सी से मांग लेंगे। जब लाइबिलिटी ही खत्म हो जाएगी, जब लाइबिलिटी क्या होगी बेटा, खत्म हो गई, तो गारंटी भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो जब लाइबिलिटी अगर टाइम बार्ड हो जाए तो गारंटी भी खत्म मान ली जाएगी। तो गारंटी तब तक वैलिड है जब तक लाइबिलिटी टाइम बार्ड ना हो। अच्छा मैं आपको लोन दे रहा हूं, ए ने बी को लोन दिया है क्योंकि बी को मर्डर करवाना था किसी का। बी ने ए को बोला भैया किसी का मर्डर करवाना है, लोन दे दे, ये ले पैसा मर्डर करवा दे। तो इसका पर्पज ही क्या है बेटा, इलीगल। तो इलीगल में तो वैसे भी एनफोर्सेबल नहीं होता, तो वहां पर गारंटी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो लीगल होना चाहिए और टाइम बार्ड होना नहीं चाहिए, तब ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब मेरी बात समझना, ए ने बी को क्या दिया था, लोन। बी नेवर रीपे, उसने कभी भी रीपे नहीं किया। अब बी दोबारा जा रहा है ए के पास कि भैया यार लोन और दे दो। ए कहता है भैया इस बार तो दूंगा ही नहीं, तो लास्ट बार भी पैसा खा गया था। तो बी ने बोला कि भैया किसी की गारंटी दिलवा देता हूं। इसने कहा जा किसी गारंटर को लेके आ, ये लेके आ गया किसको, मिस्टर सी को, एज ए गारंटर। समझ गए ना, श्योरिटी। लेकिन एक बात बताओ, आप उस समय सी को बताओगे या नहीं बताओगे कि भाई साहब लास्ट टाइम जब पैसा दिया था ये खा गया था। ये वाली बातें आप सी को बताओगे नहीं बताओगे। अगर आपने ये बात छुपाई, जिसको बोलते हैं कंसीलमेंट, या बात आपने उसको अधूरी बताई, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर गारंटी ली गई है किसके थ्रू, मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू या कंसीलमेंट के थ्रू, तो वहां पर वो श्योरिटी वैलिड माना नहीं जाएगा। वो जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दैट विल नॉट बी वैलिड। तो चुप रह के बात छुपाया है। देखो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्यूडिशरी, क्या होता है, फ्यूडिशरी। और यहाँ चुप हो तो ये फ्रॉड है, और बात छुपाया है तो भी ये क्या है, फ्रॉड है। अगर फ्रॉड करके गारंटी ली गई है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना नहीं जाएगा। अच्छा एक एग्जांपल के तौर पे इसमें बोल रहा हूँ, ए ने बी को लोन दिया था मान लो 1 लाख रुपए का, अब लोन दे रहा है 9 लाख रुपए का, और सी को बोला गया कि भैया 10 लाख का लोन है, सी ने 10 लाख रुपए की दे दी गारंटी। बताइए आपने सी के साथ धोखा किया है नहीं किया है, किया है ना, क्योंकि लोन तो कितने का था, 9 लाख का था, 1 लाख तो पुराने वाले थे, जो बात आपने उससे क्या कर ली, छुपा ली। तो ये फ्रॉड है, तो फ्रॉड वाले केस में गारंटी वैलिड नहीं होगी। लेकिन सर गारंटी का रिटर्न में होना जरूरी है, नो। अच्छा एक बात बताओ, ए ने बी को दे दिया लोन, और बी ने बोला कि भैया मैं आपको गारंटी दिलवाऊं। उसने कहा हाँ, उसने कहा ठीक है भैया, सी की क्या दिलवाता हूँ, गारंटी। समझ गए, ए बी को क्या दे रहा है, लोन, सी क्या दे रहा है, गारंटी। सी ने बोला कि भैया मैं गारंटी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसके पापा की भी गारंटी ले लो एक बार। इसको बोलते हैं को श्योरिटी, क्या बोलते हैं। तो बी ने लोन लिया है, सी ने क्या दिए,
गारंटी, लेकिन एक शर्त पे दी है कि पहले इसके पापा की भी गारंटी ले लो। हमने कहा भाई साहब टेंशन मत लो, इसके पापा की गारंटी ले लेंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद भी हमने इसके पापा से अभी तक गारंटी नहीं ली है। इसका मतलब को श्योरिटी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। तो बताइए मिस्टर सी ने जो गारंटी दी है वो वैलिड होगी या नहीं होगी? तो ये गारंटी वैलिड मानी नहीं जाएगी जब तक को श्योरिटी ज्वाइन नहीं करेगा, श्योरिटी भी लाइबल माना नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा एक बात बताओ, तुमने मुझे बोला कि सर मुझे ना 1 लाख रुपए उधार चाहिए। तुमने मुझे बोला कि सर मुझे 1 लाख रुपए उधार चाहिए, मैंने गारंटी दिलवा दो। तो तुम्हारे पापा ने मुझे बोला कि सर इस बार आप इसको 1 लाख रुपए उधार दे दो, मैं देता हूं गारंटी। इस बार आप इसको 1 लाख रुपए उधार दे दो, मैं देता हूं क्या? गारंटी। तो ये कहलाती है कौन सी गारंटी? स्पेसिफिक गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी किसी पर्टिकुलर डेट या किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए होती है। लेकिन यही तुम्हारे पापा मुझे आके बोलते हैं कि खत्री जी, मेरा बेटा जब भी आपसे पैसा मांगे आप उसको पैसा दे देना, मैं देता हूं गारंटी। तो ये कौन सी गारंटी है बेटा? ये कहलाती है कौन सी वाली? कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी किसके लिए होती है? फॉर करंट एंड फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए। किसके लिए? फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए। और स्पेसिफिक गारंटी किसके लिए होती है बेटा? किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए होती है। यस और नो? नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडेमनिटी और गारंटी में क्या होता है। जो डिफरेंस है उन डिफरेंस को आपको आइडेंटिफाई करना है कि इंडेमनिटी में और गारंटी में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। पहला, इंडेमनिटी में 2 लोग होते हैं। कौन कौन? इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड। लेकिन यहाँ 3 लोग होते हैं। कौन कौन? क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी। अच्छा, इंडेमनीफायर जो होता है ना, उसकी लाइबिलिटी क्या होती है बेटा? प्राइमरी होती है और अनकंडीशनल होती है। लेकिन ध्यान रखना श्योरिटी केस में जो श्योरिटी की लाइबिलिटी होती है वो सेकेंडरी होती है और कंडीशनल होती है। कंडीशनल भी कब होती है? अगर प्रिंसिपल डेटर पे नहीं करेगा तो श्योरिटी पे करेगा। यहाँ लाइबिलिटी कब होती है क्रिएट? हैपनिंग ऑफ कंटिजेंसी। जैसे ही वो कंटिजेंसी हैपन हो जाएगी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर इंडेमनिटी सॉरी गारंटी में लाइबिलिटी कब आएगी? अगर प्रिंसिपल डेटर पेमेंट नहीं करेगा। तो कौन पेमेंट नहीं करेगा? तो प्रिंसिपल डेटर पे नहीं करेगा तो श्योरिटी की गारंटी एप्लीकेबल हो जाएगी और उसको पेमेंट करना पड़ेगा। बात सुना गई? इंडेमनीफायर नीड नॉट एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। इसका मतलब क्या होता है समझना। मैं अपने मकान का कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूँ और मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे मकान के कंस्ट्रक्शन में अगर तुम्हारे मकान को कोई डैमेज हुआ तो मैं आपको पे कर दूंगा। इंडेमनीफायर नीड नॉट एक्ट एट रिक्वेस्ट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। क्या इंडेमनिटी होल्डर ने मुझे कहा था या मैंने खुद ने कहा था? ये मैंने खुद ने कहा था। लेकिन श्योरिटी का खुद चला के श्योरिटी देगा या वो रिक्वेस्ट पे होती है? श्योरिटी हमेशा रिक्वेस्ट पे होती है। किसके रिक्वेस्ट पे होती है? प्रिंसिपल डेटर के रिक्वेस्ट पे होती है। श्योरिटी जो भी काम करता है वो प्रिंसिपल डेटर के रिक्वेस्ट पे काम करता है। राइट टू शू थर्ड पार्टी। इंडेमनीफायर से बात समझना मेरी। मैं हूं कौन? इंश्योरेंस कंपनी। तुमने मुझसे अपनी कार की क्या करवा ली? इंश्योरेंस। किसी थर्ड पार्टी ने, किसने? थर्ड पार्टी ने तुम्हारी कार को डैमेज कर दिया। क्या कर दिया? डैमेज। तो मैं आपको क्या दे दूंगा? कंपनसेशन। यस और नो? लेकिन क्या मैं इस थर्ड पार्टी पे बाद में केस करूंगा या नहीं करूंगा? नहीं कर सकता। मैं थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकता। लेकिन श्योरिटी वाले केस में अगर मैंने पेमेंट कर दिया श्योरिटी ने, तो क्या वो बाद में प्रिंसिपल डेटर पे केस करेगा या नहीं करेगा? कर सकता है। नेक्स्ट, पर्पस। इंडेमनिटी में तो पर्पस था लॉस का क्या करना? रिम्बर्समेंट। और यहाँ पर तो डेट की क्या थी? सिक्योरिटी थी। जब आप इंश्योरेंस करवाते हो तो दोनों पार्टीज का कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। लेकिन श्योरिटी वाले केस में कितने लोग हो गए? 3 लोग हो गए। बताइए, आपने अगर माइनर को लोन दे दिया और माइनर के बिहाफ पे गारंटी दी है मेजर ने, बताइए वो मेजर ने जो गारंटी दी है वो वैलिड है या नहीं है? वैलिड है। तो यहाँ पर माइनर को अगर आप लोन देते हो, मतलब माइनर कौन है? प्रिंसिपल डेटर है, तो भी श्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा। बात समझ में आ गई? बताओ, श्योरिटी से पहले पैसा मांगोगे या पहले पैसा मांगोगे प्रिंसिपल डेटर से? पहले पैसा मैं श्योरिटी से मांगूंगा। किससे मांगूंगा? आज तुमने मुझे बोला कि सर आप है ना
मेरे भाई को लोन दे दो, मैं देता हूँ गारंटी, शब्दों पे जाना। तुमने क्या बोला, मैं देता हूँ गारंटी, तो मैं पैसा डायरेक्ट आपसे मांग सकता हूँ। लेकिन अगर आपने ये बोला होता कि अगर मेरे भाई ने पे नहीं किया तो मैं पे कर दूंगा, तो पहले पैसा किससे मांगूंगा मैं, डेटर से, और डेटर पे नहीं करेगा तो श्योरिटी से। तो क्या कहते हैं, श्योरिटी की लाइबिलिटी को एक्सटेंसिव होती है, मतलब कि श्योरिटी और डेटर एक साथ लाइबल होते हैं, अनलेस कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई हो तो। समझ गए बात। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था कि पहले कौन पे करेगा, प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर ने पे नहीं किया तो कौन पे करेगा, श्योरिटी, तो बात अलग है। अदरवाइज मैं सीधा श्योरिटी से मांग सकता हूँ। लेकिन अगर सिचुएशन 1 को छोड़ दें तो नॉर्मली ऐसा होता है कि श्योरिटी की लाइबिलिटी हमेशा क्या होती है, सेकेंडरी होती है। नॉर्मली, जनरली हम कहते हैं सेकेंडरी होती है। प्रिंसिपल डेटर पे नहीं करेगा तो श्योरिटी पे करता है। वे डेटर, डेटर ही अगर लाइबल नहीं है, डेटर लाइबल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, देखो मैंने आपको लोन दिया था 2 महीने के लिए, 2 महीने निकल गए, मैंने मांगा नहीं, 3 साल और निकल गए, मैंने आपसे पैसा मांगा नहीं, तो प्रिंसिपल डेटर क्या होगा, डिस्चार्ज। तो क्या मैं श्योरिटी से मांग लूंगा, श्योरिटी की लाइबिलिटी भी क्या हो जाएगी बेटा, तीज हो जाएगी। और मैं चाहूँ तो पहले पैसा किससे मांग सकता हूँ, श्योरिटी से मांग सकता हूँ, अनलेस कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ लिखा हुआ है तो बात अलग है। गॉट द पॉइंट। टॉपिक नंबर 7.6 पे आओ। सुनना मेरी बात, एग्जाम्पल दे रहा हूं। ए प्लस बी मेरे से आके लोन ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो बताओ ए और बी कौन है, जॉइंट डेटर्स कौन है, समझ गए। लोन लिया है किससे, सी से, तो ए और बी कौन है बेटा, जॉइंट डेटर है। बताइए सी पैसा किससे मांगेगा, वो चाहे तो ए से भी मांग सकता है, बी से भी मांग सकता है, और चाहे तो ए और बी दोनों से मांग सकता है। लेकिन ध्यान रखना, सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, जब ये मेरे पास लोन लेने आए थे ना, इन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया था, मेरे साइन नहीं है उस पर, आपस में एग्रीमेंट किया था कि पहले पैसा ए चुकाएगा, और ए नहीं चुकाएगा तो कौन चुकाएगा, बी। ये इनका पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, क्या हुआ था, जिसपे सी का साइन नहीं है, लेकिन सी को पता है। बताओ अब पैसा सी पहले किससे मांगेगा, सी को पता तो था ना कि ए और बी के बीच में पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। पता होने से फर्क पड़ता है या साइन से फर्क पड़ता है। अगर मैं उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता हूं तो माना जाएगा मैं भी उस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी हूं, क्या हूं, मतलब कि मुझे पता है बट मैं उस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं हूं, मैं उस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं हूं। इसका मतलब पता होने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। मैं पैसा किसे मांगूंगा, सारा ए से, या चाहूँ तो सारा बी से। तुम्हारे पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ता, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में मैं भी क्या होता, पार्टी होता, तो फर्क पड़ता, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो सिचुएशन जहां पर श्योरिटी की लाइबिलिटी खत्म हो जाती है, इसको हम बोलते हैं श्योरिटी क्या हो जाता है, डिस्चार्ज। वो सिचुएशन जहां पर श्योरिटी की लाइबिलिटी खत्म हो जाती है, मतलब कि श्योरिटी को डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। पहला पॉइंट, अगर कंटिन्यूइंग गारंटी है और मैंने नोटिस दे दिया, किसने, श्योरिटी ने नोटिस दे दिया, तो कंटिन्यूइंग गारंटी में श्योरिटी नोटिस देके कौन सी वाली लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा, पास्ट वाली या फ्यूचर वाली, फ्यूचर वाली लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाओगे, केवल कैसे, नोटिस देने के बाद। लेकिन अगर श्योरिटी की क्या हो जाए, डेथ हो जाए, तो क्या पास्ट ट्रांजेक्शन के लिए डिस्चार्ज हो जाएगा क्या, नहीं। लेकिन फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। पास्ट ट्रांजेक्शन के लिए श्योरिटी लायबल होगा या श्योरिटी के एसेट्स, श्योरिटी के एसेट से पैसा वसूल किया जा सकता है। लेकिन एक बात बताओ, ए लोन दे रहा है किसको, बी को, और सी ने क्या दिया है, गारंटी। समझ गए। गारंटी देने के बाद इन दोनों ने बैठ के इस लोन की शर्तों को चेंज कर दिया। गारंटी देने के बाद इन दोनों ने बैठ के लोन की शर्तों को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, बिना श्योरिटी के कंसेंट के। तो ध्यान रखना, श्योरिटी डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। अगर दोनों पार्टी इन शर्तों को चेंज करके नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, नया कॉन्ट्रैक्ट, उसको बोलते हैं नोवेशन। और नोवेशन हुआ है, और वो भी कैसे हुआ है, बिना श्योरिटी की कंसेंट के। ध्यान रखना, श्योरिटी क्या मान लिया जाएगा, डिस्चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक, कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, इनमें भी श्योरिटी क्या मान लिया जाएगा, डिस्चार्ज।
वापस वही पॉइंट आ रहा है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में क्या कर दिया, चेंज। अगर कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में चेंज किया है बिना श्योरिटी की कंसेंट के, तो श्योरिटी क्या मान लिया जाएगा, डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। सेकंड नंबर पॉइंट, तुमने मेरे से लोन लिया है, तो तुम्हारे भाई ने या चाचा ने क्या दिए, गारंटी। तुमने मुझसे लोन लिया है, तुम्हारे चाचा ने क्या दिए, गारंटी दी है। क्या दिए, गारंटी दी है। अब सुनो क्या हुआ, एंटर इनटू फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट विद डेटर। बताओ, डेटर के साथ मेरा नया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो भी श्योरिटी को बिना बताए, तो क्या होगा, श्योरिटी डिस्चार्ज। समझ गए। अगला, डज एनी एक्ट और ओमिशन द लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच डिस्चार्ज ऑफ डेटर। बताओ, डेटर डिस्चार्ज कब होता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाए, टाइम बार्ड क्या हो जाए। अगर मैंने आपसे पैसा मांगा ही नहीं, 3 साल निकल गए, लोन दिया था 6 महीने के लिए, 6 महीने तो खत्म हुए, उसके बाद में 3 साल और निकल के टाइम बार्ड हो गया। टाइम बार्ड होते ही प्रिंसिपल डेटर क्या हो गया, डिस्चार्ज। तो श्योरिटी भी क्या मान लिया जाएगा, डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। और लास्ट क्या कहता है, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी जब क्या हुआ, पहला, देखो मैंने तुम्हें लोन दिया है और तुम्हारे मामा ने दी है गारंटी। मैंने आपको लोन दिया था 10 लाख का 15% की रेट पर। अब थोड़े टाइम बाद में क्या हुआ, मैंने उस लोन को 10 लाख के लोन को कर दिया 11 लाख, और लोन को कर दिया 13%। इसका मतलब क्या हुआ है कि हमारे बीच में आपस में क्या हुआ है, कोई कंपोजिशन हुआ है। क्या हुआ है, कंपोजिशन। और बताओ, कंपोजिशन भी हुआ है और बिना श्योरिटी की कंसेंट के, तो बताओ श्योरिटी क्या मान लिया जाएगा, डिस्चार्ज। अच्छा, मैंने आपको बोल दिया, देखो मैंने आपको लोन दिया था 1 साल का, और मैं अब आपको क्या बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें वो जो टाइम पीरियड था ना 1 साल का, उसको इंक्रीज करके 5 साल करता हूँ। और मैंने टाइम पीरियड बढ़ाया है, लेकिन कैसे, बिना श्योरिटी की कंसेंट के, तो श्योरिटी क्या मान लिया जाएगा, डिस्चार्ज। और एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको लोन दिया था, श्योरिटी ने क्या दी है, गारंटी। गारंटी आने के बाद मैंने आपको बोल दिया, क्या बोल दिया, कि अगर ये पैसा आप नहीं दोगे, टेंशन मत लो, मैं आप पे कोर्ट में केस नहीं करूंगा। तुमने कहा किस पे केस करोगे, मैंने कहा बकरा है ना। कौन सा बकरा, श्योरिटी। तो ध्यान रखना, अगर मैंने आपको इस लोन से क्या कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया, मैंने आपको बोल दिया कि मैं आप पे श्यू नहीं करूंगा, तो आप पे श्यू नहीं करूंगा इसका मतलब क्या है, कि मैं श्योरिटी पर भी केस कर नहीं पाऊंगा। श्योरिटी क्या मान लिया जाएगा, डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। केसेस जहां पर श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा, देखो मैंने आपको लोन दिया है, तुम्हारे मामा ने दी है गारंटी, तुम्हारे चाचा मुझे आके बोलते हैं कि भाई साहब मेरी बिटिया को या मेरे बेटे को थोड़ा टाइम दे दो। मैंने कहा ठीक है अंकल, टेंशन मत लो। तो मैंने थर्ड पार्टी को बोला है कि मैं टाइम बढ़ा दूंगा, तो बताइए श्योरिटी डिस्चार्ज है या नहीं है, बोलो। मैंने थर्ड पार्टी को बोला है या डेटर को बोला है। अब थर्ड पार्टी को मैं कुछ भी बोलता रहूं, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं डेटर को बोल देता हूं कि मैं आपका टाइम बढ़ा रहा हूं, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने थर्ड पार्टी को बोला है, किसको बोला है, थर्ड पार्टी को बोला है कि मैं डेटर को टाइम बढ़ा दूंगा, तो श्योरिटी डिस्चार्ज माना नहीं जाएगा। अगर मैं टाइम पीरियड बढ़ाने की बात किसको कह रहा हूं, थर्ड पार्टी को कह रहा हूं, तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। यही टाइम बढ़ाने की बात मैं किसको बोल दूं, प्रिंसिपल डेटर को बोल दूं, तो श्योरिटी क्या मान लिया जाएगा, डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स फॉरबेरेंस टू sue डज नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी। एक बात बताओ, मैंने आपको लोन दिया था कितने टाइम के लिए, 6 महीने के लिए। 6 महीने खत्म हो गए, मैंने आपसे पैसा मांगा नहीं, साल भर और निकल गया, मैंने पैसा आपसे मांगा नहीं, तो बताओ श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा क्या, 3 साल बाद होगा, 3 साल से पहले नहीं होगा। फोरबेरेंस का मतलब सेक्रीफाइस, डिले। अगर क्रेडिटर डिले करता है श्योरिटी पे केस नहीं करने का, मतलब केस करने में क्या कर रहा है वो, डिले कर रहा है, तो क्या श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन 3 साल तक केस नहीं किया, तो 3 साल तक मांगा नहीं, तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। सॉरी, 3 साल तक नहीं मांगा, तो श्योरिटी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। डी पॉइंट सबसे मेन पॉइंट है, जहां पर एक केस आता है। अब मेरी बात समझना, केस क्या है उसको आप मेरी बात समझ लेना पहले। देखो, मिस्टर ए है ना, वो जॉब करने के लिए जा रहा है एक कंपनी में। कहाँ जा रहा है, एक कंपनी में जा रहा है नौकरी करने के लिए। हमने कहा कि भैया हम आपको नौकरी दे देंगे, बट हमें पहले किसी की क्या दिलवा दो, गारंटी दिलवा दो। क्या दिलवा दो, गारंटी, कि तुमने अगर यहाँ बिजनेस में कुछ भी हेरा फेरी करी, तो हम पैसा फिर किससे मांगेंगे,
श्योरिटी से मांगेंगे। श्योरिटी कौन है? तुम्हारे मामा है। कौन है तुम्हारे मामा? मामा ने बोला कि भाई साहब मैं देता हूं आपको गारंटी, बट एक छोटी सी क्या है, कंडीशन है। क्या है कंडीशन? कंडीशन ये है कि हर 2 महीने से इसने जो भी काम किया है उसका हिसाब किताब चेक कर लेना। कंपनी ने कहा था ठीक है, हम हर महीने से क्या कर लेंगे, हर 2 महीने से क्या कर लेंगे, उसके हिसाब किताब को चेक कर लेंगे। समझ गए बात? लेकिन कंपनी ने 6-6 महीने तक उस हिसाब किताब को कभी चेक किया ही नहीं। कितने कितने महीने चेक नहीं किया बेटा? 6-6 महीने तक कभी हिसाब किताब चेक नहीं किया। और पता लगा कि मिस्टर ए ने कंपनी में बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया। बताइए मामा जी पे करेंगे नहीं करेंगे? मामा जी तो क्या बोलेंगे, हमने तो आपको पहले ही कहा था कि आप हर 2-2 महीने से क्या कर लेना, इसके सारे काम को चेक कर लेना। आपने चेक किया नहीं किया? मामा जी क्या बोलेंगे, अब हम लायबल नहीं है। तो इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। क्योंकि क्रेडिटर ने कुछ ऐसा किया जिससे श्योरिटी के पास में नुकसान से बचने का जो तरीका था। बताओ श्योरिटी नुकसान से कब बच सकता था? अगर आपने 2-2 महीने से क्या कर लिया होता चेक, तुमने श्योरिटी को नुकसान से बचाने की जो रेमेडी थी उसी को खत्म कर दिया। जिसको हम बोलते हैं इम्पेयरिंग। खत्म कर दिया किसको? श्योरिटी की जो इवेंचुअल रेमेडी थी नुकसान से बचने की। बताओ श्योरिटी कब बच जाता नुकसान से? अगर आपने हर 2-2 महीने से काम को क्या कर लिया होता चेक। तुमने उसमें क्या की, लापरवाही की। अब श्योरिटी को लॉस क्या होगा, मोटा। लेकिन उसमें गलती किसकी है? क्रेडिटर की है। श्योरिटी डिस्चार्ज मान लिया जाएगा क्योंकि क्रेडिटर ने श्योरिटी की उस कंडीशन को पूरा नहीं किया। कौन सी कंडीशन थी? कि हर 2-2 महीने से क्या करना, उसके काम की जांच कर लेना। उसमें गलती किसने की है बेटा? क्रेडिटर ने। मतलब कि जो कंपनी ने गलती की है। तो बेटा ध्यान रखना, इस केस में श्योरिटी डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। और आगे वाला हमने पढ़ा हुआ है कि अगर गारंटी ली गई थी बेटा कैसे, मिस रिप्रेजेंटेशन से, तो वो गारंटी वैलिड मानी नहीं जाएगी। गारंटी ली गई थी बातों को छुपा के, तो वो गारंटी वैलिड मानी नहीं जाएगी। और अगर को श्योरिटी ने ज्वाइन नहीं किया तो श्योरिटी की गारंटी एप्लीकेबल मानी नहीं जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है कौन सा? राइट्स ऑफ श्योरिटी। समझ गए बात? राइट्स ऑफ श्योरिटी क्या होता है समझना। अभी मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा हूं वो समझना। एक बैंक है, जो लोन दे रही है किसको? मिस्टर ए को। आपने प्लेज में रखा हुआ है उसका हाउस। क्या रखा हुआ है? हाउस, जिसकी वैल्यू मानी गई थी कितने रुपए? 50 लाख। लोन दिया जा रहा है कितने का? 1 करोड़ का। 1 करोड़ का लोन दिया जा रहा है, बदले में हाउस गिरवी रखा गया जिसकी वैल्यू क्या मानी गई थी बेटा? 50 लाख। और साथ में मिस्टर सी है, जो इस केस में कौन है बेटा? श्योरिटी है। कौन है? श्योरिटी। अब जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो बताना। अगर ए ने पेमेंट नहीं किया तो बैंक पैसा किससे मांगेगी? श्योरिटी से। तो बैंक ने श्योरिटी को बोला कि भैया मिस्टर ए ने पेमेंट नहीं किया है, आप पूरे 1 करोड़ चुकाओ। तो श्योरिटी क्या बैंक को बोलेगा ही नहीं बोलेगा ये हाउस अब मुझे दे दो? ऐसे थोड़ा ना होगा कि तुम हाउस भी दे दोगे ए को, या हाउस तुम रख लोगे, मेरे से भी 1 करोड़ मांग लोगे। तो अगर 1 करोड़ रुपए पूरे कौन दे रहा है? मिस्टर सी दे रहा है। तो वो हाउस पे किसका राइट होगा? मिस्टर सी का। दूसरा, अगर बैंक ने उस हाउस को बेच दिया तो जो पैसा बैंक को मिल गया वो काट दो, बाकी बचा हुआ कौन देगा? श्योर देगा, या श्योरिटी से पूरा पैसा मांगोगे? बचा हुआ पैसा देगा। अच्छा, बैंक ने श्योरिटी को बोला हाउस तो 10 लाख में बिका है, श्योरिटी कितने रुपए देगा? 40 लाख, 50 लाख, 90 लाख? 40 लाख कहाँ से आए? बेमतलब की बकवास कर रहे हो। श्योरिटी ने कितने की गारंटी दी थी? श्योरिटी ने कितने की गारंटी दी थी? 1 करोड़ की। श्योरिटी ने गारंटी कितने की दी थी? लिखा हुआ है क्या कहीं? क्या श्योरिटी ने गारंटी कितने की दी है? कहीं लिखा है मैंने गारंटी कितने की है? 50 लाख की, 1 करोड़ की है। तो गारंटी तो पूरी है। तो श्योरिटी अब कितने रुपए देगा? ये हाउस बिका है 10 लाख में, तो बताओ श्योरिटी कितने रुपए देगा? श्योरिटी कितने देगा? श्योरिटी बोलेगा 1 करोड़ माइनस हाउस की वैल्यू कितनी?
50 लाख, श्योरिटी 50 लाख ही देगा, श्योरिटी 50 लाख ही देगा। श्योरिटी हाउस की वैल्यू क्या लेके चलेगा, जितनी वैल्यू बैंक ने ली थी उसी वैल्यू को रिड्यूस किया जाएगा, ना कि जितने की रीसेल वैल्यू है उसको रिड्यूस नहीं किया जाएगा। श्योरिटी कितने रुपए देगा, 50 लाख देगा, ना कि 90 लाख। बात समझ में आ गई। आइए क्या कहता है, राइट ऑफ सबरोगेशन। सबरोगेशन क्या होता है, जो बैंक के पास मकान था वो मकान अब किसका हो जाएगा, बोलो कदों, श्योरिटी का हो जाएगा। दूसरी बात, अगर श्योरिटी ने 90 लाख रुपए दिए हैं तो अब श्योरिटी के पास में 90 लाख रुपए मांगने का राइट आ जाएगा, किससे, प्रिंसिपल डेटर से। अब श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर से कितने मांगेगा, 90 लाख, जिसको हम बोलते हैं सबरोगेशन। जो अधिकार पहले किसके पास था, बोलो बेटा, जो राइट पहले किसके पास था, क्रेडिटर के पास था, वो राइट अब किसके पास में आ जाएगा, श्योरिटी के पास में आ जाएगा। समझ गए बात। इंप्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई श्योरिटी, आपको याद है इंप्लाइड प्रॉमिस, समझ गए। अगर श्योरिटी ने 10 लाख दिए हैं तो श्योरिटी को 10 लाख कौन लौटाएगा, प्रिंसिपल डेटर, जिसको हम बोलते हैं क्या, इंप्लाइड प्रॉमिस। अच्छा, जो जो एसेट क्रेडिटर के पास पड़े थे वो सारे क्रेडिटर अब किसके पास, सॉरी, वो सारे एसेट जो पहले क्रेडिटर के पास थे वो सारे एसेट कहां जाएंगे, श्योरिटी के पास जाएंगे। यस और नो। एक चीज और समझना, ए ने बी को लोन दिया था कितने का, 10 लाख। अब सुनना मेरी बात, ये तो बात पहले हो गई। अब बी क्या कर रहा है, ए को लोन दे रहा है कितने का, 50 लाख का। यहां पर श्योरिटी कौन है, सी है। बताओ लोन कितने का दिया गया है, ए ने बी को लोन दिया 10 लाख का, वो तो पुराना है, भूल जाओ। अब बी लोन दे रहा है कितने का, ए को 50 लाख का। श्योरिटी कौन है, सी है। बताओ श्योरिटी कितने रुपए लौटाएगा, अगर ए ने लोन का पेमेंट नहीं किया तो बताओ श्योरिटी कितने रुपए देगा। क्या श्योरिटी पहले वाले 10 लाख सेट ऑफ करेगा या नहीं करेगा, बोलो। तो लॉ कहता है कि आपके पास में सेट ऑफ करने का क्या है, राइट है। क्लियर। अगर लोन था 1 करोड़ का, लोन कितने का था, बोलो कदों, 1 करोड़ का था, मकान बिक गया 10 लाख में, या एसेट बिक गया 20 लाख में, तो श्योरिटी कितने लौटाएगा, एसेट को वैल्यू को रिड्यूस करोगे नहीं करोगे, उसको हम बोलते हैं राइट टू शेयर रिडक्शन। उसके पास में एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करवाने का राइट है। समझ गए बात। नेक्स्ट टॉपिक आता है कौन सा, को श्योरिटी। कौन सा टॉपिक आ रहा है, को श्योरिटी। अब बताइए, एग्जाम्पल उठाते हैं 35, आना। ए बी सी कौन है, श्योरिटी है, टू डी, क्योंकि श्योरिटी है किस बात के, डी है ना। वो लोन दे रहा है किसको, ई को, कितने का, 3 लाख का। बताओ अगर लोन का पैसा नहीं चुकाया तो श्योरिटी कितने रुपए चुकाएंगे, इक्वली कितने रुपए, 1-1 लाख। तो बताओ श्योरिटी की लाइबिलिटीज क्या होती है, श्योरिटी की या को श्योरिटी की, को श्योरिटी जो होते हैं उनकी लाइबिलिटी हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। पहला पॉइंट क्लियर है, को श्योरिटी की लाइबिलिटी क्या होती है, इक्वल होती है। आइए एक एग्जांपल और उठाते हैं। ए आइए एग्जांपल 38 उठाते हैं। ए बी और सी, ए ने गारंटी दी है कितने रुपए की, 1 लाख की। बी ने दी है गारंटी कितने रुपए की, 2 लाख की। सी ने गारंटी दी है कितने की, 4 लाख की। क्लियर है। डी मेक ए डिफॉल्ट कितने का, भाई ये श्योरिटी किसके हैं, डी के हैं। श्योरिटी किसके हैं, डी के हैं। बताओ डी ने डिफॉल्ट कितना किया है, डिफॉल्ट हुआ है 4 लाख का। बताओ ए का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा कितना होगा, सी का हिस्सा कितना होगा। पहली चीज याद रखना, पहली चीज याद रखना, को श्योरिटीज की लाइबिलिटी क्या होती है, इक्वल होती है। इक्वल में कितना निकल के आया इसका, 1,33,000। ए का क्या निकल के आया, ए का क्या निकल के आया, 1,33,000। लेकिन ए ने कितना कहा था, मैक्सिमम। ये हमेशा क्या कहलाता है, मैक्सिमम। बताओ अब ए कितने रुपए भरेगा, ए भरेगा 1 लाख रुपए। श्योरिटीज की लाइबिलिटी बताओ, हमेशा बताओ क्या होती है, इक्वल होती है।
इक्वल में तो 1,33,000 निकल के आ रहा है, लेकिन उसने गारंटी दी कितने रुपए की थी, 1 लाख की थी, तो ए कितने भरेगा, 1 लाख। बताओ 4 लाख में से 1 लाख आ गए, पीछे कितने बच गए, 3 लाख। अब बताओ 3 लाख कौन भरेंगे, बी और सी, कितना कितना, 1.5 लाख, 1.5 लाख। बताओ बी कितना भरेगा, बताओ इसने 2 लाख आए ना, 2 लाख तो मैक्सिमम है, क्या है, मैक्सिमम है। ये कितना भरेगा, बी 1.5 लाख, और सी कितना भरेगा, 1.5 लाख भरेगा। गॉट द पॉइंट। तो मैक्सिमम अगर है तो पहले आप इक्वल निकालना, इक्वल में कितना निकल के आ रहा है, देन बाद में उसको क्या करना, मैक्सिमम से कंपेयर करना। क्या करना, मैक्सिमम से कंपेयर करना। जैसे देखो यहाँ ना, ए और बी और सी है, एग्जाम्पल 37। इन्होंने, ए ने बोला है 1 लाख, बी ने बोला है 2 लाख, सी ने बोला है 4 लाख। बताओ डिफॉल्ट कितने का हुआ है, 3 लाख का। बताओ 3 लाख में कितना निकल के आएगा, इक्वल बांटो, 1 लाख 1 लाख 1 लाख। ए ने कितना कहा था, 1 लाख, इक्वल में क्या निकल के आ रहा है, 1 लाख, तो ए कितना भरेगा, 1 लाख। बी ने कितना कहा था, 2 लाख, लेकिन इक्वल में कितना निकल के आ रहा है, 1 लाख, तो कितना भरेगा, 1 लाख। सी ने क्या कहा था, 4 लाख, इक्वल में क्या निकल के आ रहा है, 1 लाख, तो कितना भरेगा। तो जो इन्होंने कहा था वो मैक्सिमम है, उससे ज्यादा नहीं भरेंगे। गॉट द पॉइंट, उससे कम भर सकते हैं। बात समझ आ गई। चलो, ये तुम्हारी यूनिट क्या होती है बेटा, खत्म। इसको आप रिवाइज करो, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन करो, जो डाउट हो वो पूछ लेना। ठीक है बेटा, बाय बाय।